दुनिया में बहुत से सीरियल किलर हुए हैं जिन्होंने बहुत से क्राइम किए हैं, जिन्होंने बिना सोचे समझे कई बेगुनाह लोगों का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज की कहानी भी एक ऐसे ही सिरफिरे सीरियल किलर की है, जिसने न ही सिर्फ आदमी और औरतों को मौत के घाट उतारा, बल्कि बच्चे और यहाँ तक के दूध पीते बच्चे तक को नहीं छोड़ा। बदकिस्मती से यह सीरियल किलर कहीं और का नहीं बल्कि हमारे देश भारत का ही है, जिसने 1960 के दशक में पूरे मुंबई शहर में दहशत फैला दी थी। मुंबई आज का एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है, मगर उन दिनों इस सीरियल किलर का आतंक ऐसा फैला कि सूरज ढलते ही पूरी मुंबई में सन्नाटा फैल जाता था। आज की कहानी थोड़ी लंबी भी है, पर मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग इसे लास्ट तक सुनेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने आपका वक्त बर्बाद कर दिया। तो कहानी शुरू होती है साल 1968 से। जुलाई 1968 में मुंबई पुलिस को बोरीवली के पास इलाके में एक मर्डर की जानकारी मिलती है। पुलिस उस जगह पहुंचती है तो वहां एक आदमी की लाश पड़ी है और उसके सर पर बहुत ही बुरी तरह से वार किया गया है। देखने से लग रहा था जैसे किसी नुकीली और मजबूत हथियार से हमला किया गया। उस झोपड़ी में एक औरत और एक बच्चा भी था। जब औरत से बयान लिया गया क्या उसने किसी को देखा, तो उसने बताया कि रात को अंधेरे की वजह से कुछ देख नहीं पाई। इसके बाद पुलिस ने खाना पूर्ति के लिए केस तो दर्ज कर लिया, मगर ढंग से नहीं किया कि पुलिस को लगा शायद किसी आपसी रंजिश की वजह से कत्ल हुआ होगा। मगर थोड़ी देर बाद ही पुलिस को पता चलता है कि वहां से कुछ किलोमीटर आगे मलाड की तरफ उसी रात एक और कत्ल हुआ है। यहाँ भी झोंपड़ी के बाहर सो रहे एक शख्स के सर पर पूरी तरह से हमला किया गया था। पुलिस यहाँ भी पहुंची, बयान दर्ज किया और निकल गई। इन दोनों के बीच कनेक्शन हो सकता है, यह सोचा तक नहीं। इसके लगभग 6 से 7 दिन बाद मलाड में ही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ से एक झोपड़ी में सो रहे पति पत्नी और उसके 2 महीने के बच्चे तक का मर्डर हो जाता है। जब पुलिस वहां पहुंची तो वह भी इस मौत के मंजर को देखकर दंग रह गई। यहाँ भी कातिल ने तीनों के सर पर किसी मजबूत हथियार से हमला किया। मगर एक चीज जो यहाँ अच्छी हुई वह यह कि मर्डर के बाद कातिल अपना हथियार और छाता वहीं पर छोड़ गया था। पुलिस को वहां से एक लोहे की मोटी रोड मिलती है जो आगे से नुकीली और मुड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है और अब पुलिस को एक हफ्ते पहले हुए वह 2 मर्डर भी याद आ जाते हैं, जिसमें बिल्कुल इसी तरह सर पर वार करके कत्ल किया गया था। और अब पहली बार पुलिस को लगता है कि यह सभी मर्डर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद पुलिस इस हथियार को और छाते को फिंगरप्रिंट की जांच के लिए भेजती है ताकि कोई सुराग मिल सके। मगर पुलिस को कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, क्योंकि उन दिनों में काफी बारिश हो रही थी और हथियार और छाता दोनों झोंपड़ी के बाहर मिले थे। तो बारिश के पानी ने सभी उंगलियों के निशान मिटा दिए। इधर एक ही परिवार के 3 लोगों के मर्डर ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी, जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर भी काफी प्रेशर आया। अब पुलिस ने ढूंढना शुरू किया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। और इस घटना के 4 दिन बाद ही कांदीवली इलाके में ठीक उसी तरह रात के समय एक स्कूल टीचर का कत्ल हो जाता है। इसके बाद एक एक करके कई कत्ल हुए, मगर पुलिस को कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। अब तक जितने भी कत्ल हुए थे उन सभी में 3 बातें कॉमन थी। पहला कि सभी का मर्डर रात को 1 से 4 बजे के बीच हुआ था। जितनी भी लाशें मिली उनमें से किसी का भी मर्डर दिन के वक्त नहीं हुआ था। दूसरा कि सभी को मारने का तरीका एक जैसा था, सभी के सर पर उसने हथियार से हमला किया था। और तीसरा, सभी मरने वाले गरीब और झोपड़पट्टी में रहने वाले थे, जिसका मतलब था कि इन सब हत्याओं के पीछे किसी सीरियल किलर का हाथ है। इन सभी घटनाओं की वजह से पूरे मुंबई में इतना आतंक फैल गया, शाम होते ही सभी दुकानें, पार्क, रेस्टोरेंट और सभी तरह के मार्केट बंद होने लगी। कभी न रुकने वाली मुंबई में भी शाम ढलते ही सन्नाटा फैल जाता था। अंधेरा होते ही लोग अपने घर की खिड़कियां, शीशे, दरवाजे सब बंद कर लेते। लोगों ने घरों के बाहर या फिर बालकनी में भी सोना बंद कर दिया था। कई लोगों ने अपने परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी खुद ही उठाई और शाम होते ही घर से सारे मर्द लाठी डंडा लेकर पूरी रात ग्रुप में घूमते। मगर इसकी वजह से एक गड़बड़ यह हुई कि जब भी इन लोगों को कोई अकेला भिखारी उस इलाके में घूमता नजर आता और उस पर थोड़ा सा भी शक होता तो वह उसकी पिटाई कर देते, जिसकी वजह से कई बेगुनाह लोग मरते मरते बचे। कई बार तो पुलिस को बीच में आना पड़ता भीड़ को रोकने के लिए। मगर इन सब के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ और एक के बाद एक कत्ल होते रहे। ना तो किसी ने कातिल को आते देखा और ना ही जाते। वह चुपचाप अंधेरे में आता, अपने शिकार करता और निकल जाता।
इसी बीच लोगों में यह तक हुआ फैल गया कि यह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कोई मायावी आदमी है जो लोगों को मारने के बाद किसी तोते या बिल्ली का रूप लेकर गायब हो जाता है। इसलिए ना तो कोई उसे आते हुए देखता है और ना ही जाते हुए। पुलिस की नाकामी ने भी इन सब अफवाहों को जोड़ दिया और लोग बाकी सब बातें बनाने लगे। उस वक्त मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, उनका नाम कमिश्नर मोदक था। उनके ऊपर भी इस केस को सॉल्व करने का बहुत प्रेशर था। जब लोकल पुलिस इन हत्याओं को रोकने में नाकाम रही तो कमिश्नर मोदक ने यह केस सीआईडी को दे दिया और सीआईडी की एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसको लीड कर रहे थे डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी। डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी को अगस्त 1968 में क्राइम ब्रांच का हेड बनाया गया था और वह क्राइम ब्रांच के सबसे यंग ऑफिसर थे। हालांकि जब रमाकांत कुलकर्णी को यह केस दिया गया तो क्राइम ब्रांच से कई ऑफिसर ने इसका विरोध किया कि इतना सेंसिटिव केस उन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी अभी सीआईडी को ज्वाइन किया है और उनके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। मगर इन सब विरोधों के बाद भी यह केस उन्हें ही दिया गया। खैर, इसके बाद रमाकांत कुलकर्णी पुलिस की एक टीम बनाई और अब लगभग 2000 पुलिस वाले उस कातिल को पकड़ने के लिए 24 घंटे उन इलाकों में गश्त करने लगे, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। इसी बीच इस टीम के एक इंस्पेक्टर जिनका नाम था विनायक राव काटकर, उन्होंने रमाकांत कुलकर्णी को बताया कि आज से ठीक 2 साल पहले 1965 से 1966 के बीच भी कुछ इसी तरह की सीरियल किलिंग की घटना हुई थी। उस वक्त सभी घटनाएं मुंबई के बाहरी इलाके में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ म्युनिसिपैलिटी के पानी के पाइपलाइन के सहारे बनी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों के साथ घटी थी। उस दौरान भी 19 लोगों पर सोते हुए ही हमला किया गया था, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त भी कातिल ने किसी मजबूत हथियार से ही लोगों के सर पर वार किया था। 1965 और 66 में जो हमले हुए और अभी जो हमले हो रहे हैं, दोनों का मॉडल एक जैसा ही है। उस वक्त इंस्पेक्टर विनायक राव पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे। जब उन्हें इन घटनाओं की जानकारी मिली, दोनों में 24 घंटे पेट्रोलिंग होने लगी। एक अपनी टीम के साथ उस इलाके में गश्त लगा रहे थे। उन्होंने देखा एक लंबा चौड़ा संदिग्ध आदमी बिना किसी डर के उस इलाके में खुलेआम घूम रहा है, जबकि अंधेरा होते ही उस वक्त सभी अपने घरों में घुस जाते थे। इंस्पेक्टर वकाटकर को उस पर शक हुआ। उसके पास गए और उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रमन राघव बताया। उसके बाद उन्होंने अपनी फोर्स को कहा कि उसकी तलाशी ली। उसकी जेब से एक डायरी मिली जिसमें 2 शब्द लिखे थे, खत्म और खल्लास। अब इंस्पेक्टर वकाटकर का शक हुआ और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। स्टेशन पहुंचने पर इंस्पेक्टर वकाटकर ने इसकी हिस्ट्री खंगाली। पता चला कि इसके और भी कई नाम हैं, जैसे सिंधी तलवाई, तलवार, अन्ना, तंबी और बिल्लू स्वामी। इसका जन्म 1929 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के अग्रीश्वर नेलूर गांव में हुआ था। बचपन से इसको चोरी चकारी की आदत लग गई थी और जब यह 20 साल का हुआ, यह अपने गांव से भागकर मुंबई आ गया और एक मिल में कुछ महीनों तक काम किया, मगर चोरी करने की आदत इसने नहीं छोड़ी। और एक बार इसी चोरी की वजह से पुलिस के हत्थे चढ़ गया और पुलिस ने राघव को पकड़कर भाई खल्ला जेल भेज दिया। यहाँ मैं आपको यह बता दूं कि यह वही भाई खल्ला जेल है जहाँ ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को रखा गया था। खैर, जेल से निकलने के बाद भी राघव नहीं सुधरा और उसने फिर से कई चोरी और डकैती की, जिसके लिए वह एक बार 5 साल की कैद भी काट चुका था। यह सारी हिस्ट्री खंगालने के बाद इंस्पेक्टर वकाटकर रमन राघव से 9 खतरों के बारे में पूछते हैं, मगर राघव कुछ नहीं बोलता। उसके ऊपर सारे टॉर्चर अपना लेते हैं, मगर वह अपना मुंह नहीं खोलता। जब इन सभी टॉर्चरों का रमन राघव पर कोई असर नहीं होता तो इंस्पेक्टर वकाटकर राघव को 2 साल के लिए मुंबई से तड़ी पार कर देते हैं। कहते हैं कि अगर वह अगले 2 साल तक मुंबई में भी कहीं दिखा तो उसे सीधा पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा और फिर वह राघव को वहां से भगा देते हैं। इंस्पेक्टर वकाटकर ने बताया कि राघव को मुंबई से तड़ी पार करने के बाद भी वहां हो रहे हमलों का सिलसिला भी रुक गया था और 19 मामलों के बाद दूसरा वैसा और कोई हमला नहीं हुआ था। मगर इसके 2 साल बाद ही 1968 में हमले फिर से शुरू हो चुके थे। डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी 1965 के बारे में पता चला तो यकीन हो गया कि अभी हम लोग के पीछे रमन राघव का ही हाथ है
और वह 2 साल बाद दोबारा मुंबई आ चुका है। उन्होंने तुरंत रमन राघव के सारे रिकॉर्ड मंगवाए। उसमें राघव के फिंगरप्रिंट फ़ोटो और उससे जुड़ी सारी जानकारी थी। इसके बाद उन्होंने राघव की फ़ोटो सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दी और यह अलर्ट किया कि यह आदमी जहां भी दिखे सब गिरफ्तार करें। अब पूरा पुलिस महकमा रमन राघव तलाश में जुट गया। इसी बीच राघव ने 25 अगस्त 1968 की रात में मलाड चिंचोली में लाल चंद यादव और दुलाल यादव नाम के 2 लोगों का मर्डर कर दिया। उसके बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम वहां पहुंची और खुशकिस्मती से वहां से उन्हें कातिल के फिंगरप्रिंट मिले। उसके बाद फिंगरप्रिंट से मैच किया गया और यह दोनों फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। अब यह कंफर्म हो गया था कि यह जो भी सीरियल किलिंग के मामले इतने दिनों से चल रहे हैं उसमें रमन राघव का ही हाथ है। मगर राघव गायब था और पुलिस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। उसे ढूंढने के लिए मुंबई की हर पुलिस अपने हाथों में राघव की फ़ोटो लेकर पूछताछ कर रही थी, मगर कोई कामयाबी नहीं मिली। एक बार पुलिस राघव को ढूंढते ढूंढते पोईसर के बाहरी इलाके में पहुंची, तो वहां जब पुलिस ने फ़ोटो मंजुला बाई दलवी नाम की एक औरत को दिखाई तो वह यह फ़ोटो देखते ही उसे पहचान गई और उसने उसे देखा था जब वह कुएं से पानी भरने गई थी। पुलिस ने जैसे ही मंजुला भाई की बात सुनी उनकी आंखें चमकने लगी। उसके बाद पुलिस ने जब उससे पूछा कि उसे पता है कि राघव कहाँ है, तो उसने कहा कि यह तो मुझे मालूम नहीं कि वह कहाँ रहता है, मैंने आज खुद कई दिनों बाद देखा था। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि जब उसने राघव को देखा तो उसका हुलिया कैसा था और उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे। तो मंजुला बाई ने बताया कि आज सुबह जब उसने अन्ना को देखा तो उसने एक नीली शर्ट, हाफ पैंट, कैनवस के जूते पहन रखे थे और हाँ, अन्ना के हाथ में छतरी थी। पुलिस को जानकारी मिली, उसने वायरलेस के जरिए सभी पुलिस स्टेशन में यह मैसेज फैला दिया कि अगर इस हुलिये का कोई भी संदिग्ध आदमी दिखे तो उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए। पुलिस उस पूरे दिन और रात भर उन्हें एरियों की खाक छानती रही जहां राघव को आखिरी बार देखा गया था, मगर राघव उन्हें नहीं मिलता। अगले दिन 27 अगस्त 1968 को एलेक्स प्यालो नाम के एक सब इंस्पेक्टर को एक आदमी नीली शर्ट, खाकी हाफ पैंट और ब्राउन कलर के जूते पहने भिंडी बाजार के आसपास घूमता हुआ दिखता है। जूतों में कीचड़ लगा था। इसका मतलब था कि वह कहीं दूर से आया है जहां बारिश हुई थी, क्योंकि उस दिन भिंडी बाजार के आसपास कोई बारिश नहीं हुई थी। तो सब इंस्पेक्टर एलेक्स वालों को लगता है कि यही रमन राघव है, मगर फिर भी एक बार उसके पास जाकर कंफर्म करना चाहते थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ऐसे ही कपड़े सिर्फ रमन राघव ही पहने। जब सब इंस्पेक्टर एलेक्स पियालो उसके नज़दीक जाते हैं तो देखते हैं कि उसके कपड़ों पर कुछ खून की चीज़ों के निशान। उसके बाद वह उसकी तलाशी लेते हैं तो उसके पास से 2 चश्मे, 2 कंघे, 2 कैंचियाँ, एक अगरबत्ती जलाने का स्टैंड, साबुन, लहसुन, चाय की पत्ती और 2 कागज मिलते हैं। इसमें कुछ नंबर लिखे हुए थे। फिर सब इंस्पेक्टर उसका नाम पूछते हैं तो वो बोलता है सिंधी तलवाई। तो इंस्पेक्टर को याद आता है कि रमन राघव का एक नाम यह भी है। उसको फौरन बाद वह अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहते हैं। राघव बिना कोई विरोध किए चुपचाप उनके साथ चल देता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद एलेक्स प्यालो अपने सीनियर को इसकी जानकारी देते हैं। यह सुनते ही कि रमन राघव पकड़ा गया है, क्राइम ब्रांच के लोग वहां पहुंच जाते हैं। सब उसकी उंगलियों के निशान लेते हैं और फिर मलाड मर्डर स्पॉट से मिले फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। यह दोनों फिंगरप्रिंट मैच हो जाते हैं और दोनों फिंगरप्रिंट मैच होते ही उसी दिन 27 अगस्त 1968 को सीआईडी ऑफिसर रमन राघव की गिरफ्तारी की खबर रिलीज कर देती है। और इतने दिनों से जिस सीरियल किलर ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था, फाइनली वह पुलिस के कब्जे में था। इसके बाद रमन राघव के पकड़े जाने की खबर जंगल की आग की तरह लोगों में फैलती है। उसी दिन शाम होने तक तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा लोग मुंबई पुलिस कमिश्नर और क्राइम ब्रांच के ऑफिस के बाहर जश्न मनाने लगते हैं। रमन राघव की गिरफ्तारी से पुलिस कमिश्नर मोदक
इतने खुश होते हैं कि वह सब इंस्पेक्टर एलेक्स को 1000 का इनाम देने की घोषणा कर देते हैं। अब रमन राघव को पकड़ा गया, मगर पुलिस के सामने था कि उसका गुनाह कैसे कबूल करवाया जाए, क्योंकि 2 साल पहले जब उससे पूछताछ हुई थी तो उसने अपना मुंह नहीं खोला था। इसके बाद उससे पूछताछ शुरू हुई और उससे कई सवाल पूछे गए, मगर वह चुपचाप बैठा था। पुलिस को पता था कि इस पर मारपीट का भी कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए उन्होंने प्यार से भी उसे अपना गुनाह कबूल करने को कहा, मगर वह कुछ नहीं बोला। राघव का इंटेरोगेशन करते करते 2 दिन बीत गए। पुलिस ने उसके साथ सारे हथकंडे अपना लिए, मगर उसने अपना मुंह नहीं खोला। आखिर में थक हार कर किसी पुलिस वाले ने उसे ऐसे ही पूछ लिया कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वह बताएं। रमन राघव बिना एक पल गवाए 2 दिन बाद पहली बार बोला, मुर्गी। उसके बाद वहीं पास के एक होटल से उसके लिए चिकन करी मंगवाई गई और उसे दी गई, और उसके बाद उससे फिर पूछा गया, और कुछ चाहिए? तो यह दोबारा बोला, मुर्गी। उसके लिए दोबारा चिकन, और चिकन खत्म होने के बाद एक बार फिर उससे पूछा गया, उसे और कुछ चाहिए तो बता दे। तो वह बोला, उसे नारियल का तेल, कंघी और शीशा चाहिए, और एक वेश्या भी चाहिए। वह उसके साथ सोना चाहता है, मगर उसकी वेश्या वाली ख्वाहिश को मना कर दिया गया, क्योंकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। मगर हाँ, उसके लिए नारियल तेल, शीशा और कंघे का ज़रूर इंतजाम किया गया। उसके बाद उसने वह नारियल तेल अपने बालों में लगाया और फिर उस तेल से पूरे शरीर की मालिश की और उस तेल की खुशबू की तारीफ भी की। इसके बाद उसने कंघे से अपने बाल बनाए और शीशे में बहुत देर तक खुद को एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखता रहा। थोड़ी देर बाद वह पुलिस की तरफ मुड़ा और बोला कि अब पूछो जो भी आपको मुझसे पूछना है। उसके बाद पुलिस ने शहर में हो रहे मर्डर के बारे में पूछा तो राघव बोला, ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। और रमन राघव ने अपनी कहानी शुरू की। वह बोला कि 2 साल पहले 1966 में जब उसे मुंबई से तड़ी पार किया गया तो वहां से पुणे की तरफ चला गया और वडगांव, देहू और तेलगांव नाम की जगह पर चोरी चकारी का काम शुरू कर दिया। तलेगांव में एक बार वह एक चाय की दुकान पर गया और उसने वहां एक कड़क प्योर दूध की चाय बनाने को कहा, मगर चाय वाले ने उसकी चाय में दूध कम और पानी ज़्यादा डाल दिया। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आया और उसी वक्त चाय वाले का मर्डर करने का फैसला कर लिया। शाम को जब चाय वाला दुकान बंद करके अपने घर जाने लगा तो वह भी उसका पीछा करने लगा, मगर उसी बीच पुलिस आ गई और पुलिस ने उसे चोरी के केस में पकड़ दिया और फिर 1.5 साल के लिए वडगांव जेल भेज दिया। राघव ने बताया कि जब वह 1.5 साल बाद जेल से बाहर आया तो वह वहां से ट्रेन पकड़कर कर्जत, महाराष्ट्र गया और फिर कुछ दिन कर्जत में बिताने के बाद जुलाई 1968 में बोरीवली, मुंबई पहुंचा। इसके बाद उसने वहां पर अगले कुछ दिनों तक कई छोटी मोटी चोरी की। एक दिन जब वह देसर पुल के पास से गुजर रहा था तो उसे हार्डवेयर की दुकान के सामने एक मोटरसाइकिल का हैंडल पड़ा मिला। उसे उठाता है और जोगेश्वरी में एक लोहार के पास लेकर जाता है और कहता है कि उसे इस लोहे की रोड को सीधा करके आगे से थोड़ा मोड़ के हुक जैसा और नुकीला करवाना है। जैसा बोलता है लोहार उसे वैसा ही बना देता है। फिर वह वहां से चल देता है। उसके बाद 1-2 दिन के बाद एक राज्य में घूम रहा था तो उसने देखा कि एक झोपड़ी के अंदर एक औरत और उसका बच्चा सो रहा था और एक आदमी झोपड़ी के बाहर सो रहा था और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। फिर वह आदमी के पास गया और उसके सर पर अपने हथियार से जोरदार वार किया। वह आदमी दर्द से चिल्लाने लगा तो उसने उसके सर पर फिर से वार किया। तब तक वार करता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। मगर इतने में घर के अंदर सो रही औरत जाग गई और यह देखकर वह चिल्लाने लगी तो वहां से भाग जाता। भागते भागते वहां से मलाड की तरफ पहुंचा। उस वक्त रात के करीब 3 बज रहे थे। मलाड में झोंपड़ी के बाहर खाट पर उसे एक आदमी सोता हुआ मिला। उसके बाद वह उसके करीब गया और उसने
सोते हुए आदमी के सर पर अपने हथियार से एक के बाद एक कई वार किए। उस आदमी की वही मौत हो गई। जब उस आदमी की मौत हो गई तो उसने उसकी घड़ी उतार कर खुद पहन ली। फिर वहां से उसने एक टॉर्च, एक छाता, कुछ मूंगफली और एक झोला उठाया और मलाड़ के जंगलों की तरफ भाग गया। झोले में से उसे कुल 262 रुपये मिले थे। राघव ने बताया कि इसके कुछ दिनों बाद एक रात मलाड के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ से गुजर रहा था तो उसे एक सुनसान जगह पर एक झोपड़ी दिखी। वह पीछे की तरफ से झोपड़ी के ऊपर चढ़ गया और ऊपर से झोपड़ी के अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि अंदर एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उस औरत ने एक सोने का मंगलसूत्र पहन रखा था। उसका दिल उस सोने के मंगलसूत्र पर आ गया तो वह वहीं रुककर उस औरत के सोने का इंतजार करने लगा। मगर वह सुबह 4 बजे तक सोई ही नहीं तो वहां से वापस चला गया। फिर वह कई दिन उस झोपड़ी का चक्कर लगाता रहा मगर वह औरत हमेशा उसे जागती हुई मिलती। 5वें दिन काफी बारिश हो रही थी मगर फिर भी वह छाता लेकर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वह सो रही है और उसी के बगल में उसका पति भी दूसरी खाट पर सो रहा था। उसके बाद उससे अपनी जेब से चाकू निकाला और उस रस्सी को काट दिया जिससे झोपड़ी का गेट बंद किया गया था। फिर वह झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ और उसने सोते हुए उस आदमी के सर पर कई वार किए। उस आदमी ने तुरंत दम तोड़ दिया। फिर उसने उस औरत के सर पर हमला किया और उसकी भी मौत हो गई। इतने में उसकी 3 महीने की बच्ची भी उठ गई और जोर जोर से रोने लगी तो उसने उस बच्ची को भी नहीं छोड़ा और अपने हथियार से उसे भी मौत के घाट उतार दिया। फिर वह झोंपड़ी के बाहर आया और इधर उधर नजर मारी कि कोई देख तो नहीं रहा और अपना हथियार और छाता वहीं झोंपड़ी के बाहर रख दिया और फिर वापस अंदर गया। फिर उसने उस औरत का मंगलसूत्र उतार कर अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद उसकी नीयत खराब हो गई और वह उस मरी हुई औरत के बगल में लेट गया और उसके कपड़े उतारने लगा। मगर इतने में एक बुढ़ी सी औरत वहां आ गई और चिल्लाने लगी। उसे देखकर वह अपना हथियार और छाता वहीं छोड़कर भाग गया। अगले दिन वह अपना हथियार और छाता लेने के लिए वहां वापस आया मगर उसे वहां कुछ नहीं मिला क्योंकि पुलिस ने उसका हथियार और छाता फिंगरप्रिंट कलेक्ट करने के लिए भेज दिया था। बाद में जब उसने सोने के मंगलसूत्र को बेचने की कोशिश की तो पता चला कि वह सोने का नहीं बल्कि आर्टिफिशियल था। रमन राघव ने बताया कि इसके बाद वह चिंचोली मलाड में अपने पुराने दोस्त माइकल के पास गया और उससे बोला कि उसे एक झोपड़ी बनाने और जमीन खोदने के लिए उसे एक लोहे का लंबा सरिया चाहिए। माइकल ने उसे लगभग 4 फुट की एक लोहे की रॉड दी और बोला कि जब काम खत्म हो जाए तो वापस कर देना। फिर वह उस रॉड को लेकर वहां से निकल गया। इसके 3-4 दिन बाद एक रात कांदीवली हनुमान नगर इलाके में पहुंचा तो उसने देखा कि एक झोपड़ी के अंदर एक अकेला आदमी सो रहा था। उस दिन वहां से वापस चला गया मगर अगले दिन वह फिर वापस आया और झोपड़ी के बाहर से छोटी सुरंग बनाकर झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। उसके बाद उसने अपनी रोड से सोते हुए आदमी के सर पर 4-5 हमले किए और उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने उस मरे हुए आदमी की घड़ी उतारी। उसकी जेब में 3-4 थी, उसे भी ले लिया। फिर उसे वहां से 1-1 रुपए के 5 नोट मिले। पैसे लेने के बाद उसने वहां से डालडा, घी, गेहूं का आटा उठाया और वहां से भाग गया। बाद में उसने वह घड़ी 30 रुपए में दुकान पर बेच दी। इसके बाद वह जोगेश्वरी में उसी लोहार के पास गया जहां पहले गया था और वह रोड भी जो उसने अपने दोस्त माइकल से ली थी उस रोड का भी पहले जैसा ही हथियार बनवा लिया। इसके 3-4 दिन बाद वह बोरीवली की तरफ गया। वहां भी एक आदमी उसे झोपड़ी के बाहर अकेला सोता हुआ मिला। झोपड़ी में घुसा और अपने नए हथियार की उसके सर पर
कई बार किए और उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद उसने उस मरे हुए आदमी की जेब से बीड़ी और माचिस निकालकर अपनी जेब में रख लिया और थोड़ा बहुत खाना बना हुआ था, उसने वह खाना खाया और फिर वहां से निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक झोपड़ी में एक अकेली औरत अपने 2 बच्चों के साथ सो रही थी। झोपड़ी में घुसा और अपने हथियार से उस औरत पर 2-3 हमले किए और औरत ने दम तोड़ दिया। उस औरत ने एक चादर ओढ़ रखी थी। राघव बोला कि जब उसने वह चादर उसके ऊपर से हटाया तो देखा कि वह औरत बिना कपड़ों के सो रही थी। यह देखकर उसके अंदर का शैतान फिर से जाग गया और उसने उस मुर्दा औरत के साथ कई बार बलात्कार किया। जब उसका मन भर गया तो वहां से उठा और झोपड़ी में जो भी खाना था उसे खाया और वहीं पर रखी चाय पत्ती को लेकर वहां से भाग गया। अपने कबूलनामे में उसने ऐसे ही कई और कत्लों के बारे में बताया। फिर जब पुलिस ने राघव से 2 साल पहले एक के बाद एक लगातार हो रहे मर्डर के बारे में पूछा तो उसने कहा कि हाँ, वह सभी मर्डर उसी ने किए थे और 1965 के बीच उसने लगभग 24 मर्डर किए थे और कुल मिलाकर उसने अपने 41 मर्डर करने की बात को कबूल किया। उसने बताया कि 41 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, मगर अभी फ़िलहाल उसे इतना ही याद है। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने इतने सारे लोगों को क्यों मारा तो वह बोला कि यह सब गंदे लोग थे और भगवान ने मुझे इन सब को मारने के लिए कहा था। अब पुलिस को उसका कबूलनामा तो मिल गया, मगर अब जरूरी था कि उसका हथियार, क्योंकि कोर्ट में उसे गुनाहगार साबित करने के लिए कत्ल में इस्तेमाल हुए हथियार का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब पुलिस ने रमन राघव से पूछा कि जिस हथियार से सबका मर्डर किया गया वह कहाँ है, अपने साथ आरए रोड के जंगल में ले गया और वहां एक झाड़ी से अपने हथियार निकाल कर दिए, जिसमें उसका वह रोड, एक अनोखी लाठी और चाकू था। उसके बाद पुलिस ने जोगेश्वरी केवस लोहार का भी बयान दर्ज किया, जहां राघव ने अपना हथियार बनवाया था, और फिर राघव ने के दोस्त माइकल का भी बयान लिया और एक मजबूत केस बनाया। रमन राघव के पकड़े जाने के लगभग 10 महीने बाद 2 जून 1969 को कोर्ट में राघव का मुकदमा शुरू होता है। मगर मुकदमा शुरू होते ही डिफेंस के वकील पीवी पवार राघव के बचाव में बोलते हैं कि रमन राघव की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसने जब भी कोई कत्ल किया तो उसे मालूम ही नहीं था कि वह क्या कर रहा है और वह इस लायक नहीं है कि अपने ऊपर लगे इन इल्ज़ाम को डिफेंस कर सके। मगर सरकारी वकील एमबी वोहरा ने डिफेंस की सभी बातों का विरोध किया। दोनों वकीलों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने रमन राघव को दिमागी चेकअप के लिए मुंबई के पुलिस सर्जन के पास भेजा, जिन्होंने अगले 3 हफ्ते तक राघव की दिमागी हालत को परखा और फिर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि राघव की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है और उसने जो भी किया उसे पता था वह क्या कर रहा है। इस रिपोर्ट और सभी दलीलें सुनने के बाद उसको जज CTDN ने रमन राघव उर्फ सिंधी तलवाई को दोषी करार दिया और उसे मौत की सज़ा सुनाई। इसके बाद यह केस हाई कोर्ट पहुंचा। वहां भी राघव के बचाव पक्ष की तरफ से यही दलील दी गई कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो हाई कोर्ट ने 3 साइकेट्रिस्ट की एक टीम बनाई, जिन्होंने रमन राघव के कई इंटरव्यू लिया और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि राघव कॉर्निक पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी से ग्रस्त है, जिसमें कि इंसान को यह पता नहीं होता कि वह जो कर रहा है वह सही है या गलत। जब यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई तो हाई कोर्ट ने 4 अगस्त 1987 को रमन राघव की मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया और उसे पुणे की यरवदा जेल भेज दिया। और फिर इसके बाद 8 साल बाद 1995 में किडनी फेल होने की वजह से
हॉस्पिटल में रमन राघव की मौत हो गई। पूरी दुनिया में अब तक जितने भी खूंखार और बड़े सीरियल किलर हुए हैं उनमें आज भी रमन राघव का नाम शामिल है। आज 2021-2022 में उस घटना को हुए 50 से 51 साल से भी ज़्यादा हो गई, मगर कई लोग और बच्चे जो 1965 से 1968 के दौरान मुंबई में थे वह आज भी उसे याद करके कांप जाते हैं, क्योंकि उन दिनों पूरे मुंबई में आतंक का सिर्फ एक ही नाम था, वह नाम था रमन राघव। राघव के ऊपर कई किताबें लिखी गई, फिल्में भी बनी, जिनमें कि एक रमन राघव का तो नहीं मगर उससे इंस्पायर्ड एक सीरियल किलर का जबरदस्त रोल निभाया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह कहानी ज़रूर पसंद आई हो। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसे लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूँगा अगली कहानी में।